अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज खान एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर। भाई आज हम सबके लिए जो भी लोग हमारे सेट्स पर हैं या जो भी लोग जीटीवी के साथ ऑफिस में हैं उन सब के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। और वो स्पेशल डे क्यों है? वो इसलिए है कि आज हमें ज्वाइन किया है एक मशहूर और मारूफ शख्सियत ने। ये 1945 में इंडिया के इलाके पटियाला में पैदा हुए और पैदा होते ही यानी वो कहते हैं बच्चे तो हर किसी के लिए एक बंडल ऑफ जॉय होता है, एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क था कि इवन इनके पेरेंट्स ने वो रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्चा जो है वो बहुत आगे जाएगा। और जब उनके वालिदैन की बात हो तो रेडियो पाकिस्तान के बहुत ही वो कहते हैं ना प्रोमिनेंट आवाज़ें, पायनियर्स थे रेडियो पाकिस्तान के। और इनकी वालदा की कहा जाता है कि जिस तरह की आवाज़ थी, जितनी मीठी आवाज़ थी, जितना इनका प्रेजेंट करने का जो तरीका था और जो बोलने का तरीका, वो आज तक किसी भी रेडियो में स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान एंड आई एम प्रीटी श्योर इंटरनेशनली भी कहीं पे भी नहीं पाया गया है। जाहिर है जब पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक तो पढ़े लिखे घराने के हों तो आपकी ग्रूमिंग तो अच्छी होती ही है, लेकिन जब पेरेंट्स को इतना परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक्सपोजर था तो जाहिर है बचपन से ही इनको परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक्सपोजर भी रहा और उसी तरीके से इनकी ग्रूमिंग हुई। इस तरह कि 1964 में इन्होंने सबसे पहले तो अपना करियर शुरू किया रेडियो पाकिस्तान से और फिर उसके बाद इवेंचुअली 1965 में एज एन एक्टर इन्होंने अपीयर किया प्ले में अर्जुमन जिसका नाम था। उसके बाद ये जो कहानी है वो चलती गई, प्रोजेक्ट्स मिलते गए, सक्सेस मिलता गया और इनके मशहूर तरीन ड्रामों में से कशकोल, बंदिश, हवाएं, रियासत ये सब हैं। इनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी मिला हुआ है और सिर्फ यही नहीं दीगर और इनके पास अवार्ड्स हैं और बहुत सारे टाइटल्स ऐसे हैं जो कि आज इनके शोकेस पे जो है ना वो सजे हुए होंगे या इनके शोकेस की जीनत बने हुए होंगे। अब देखिए कहते हैं कि अगर आपको इल्म हासिल करना हो और इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन तक भी जाना पड़े ना तो आपको जाना चाहिए। और बहुत कम ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि अपने शोबे को गहराइयों में जाके समझते हैं। हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें कोई सलाहियत दी है जो कि गॉड गिफ्टेड है तो उसको हम थोड़ा बहुत काम करके पॉलिश करेंगे एंड दैट्स इनफ। लेकिन किस तरीके से अपने शोबे में, अपने प्रोफेशन में गहराइयों तक जाते हैं, मैंने जनरली इनसे सीखा। इसलिए कि लैम्डा गए ये और 1972 में लैम्डा से जाके इन्होंने एक्टिंग सीखी, पढ़ी। जाहिर है एक चीज़ आपकी गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ाई के साथ, अपनी रिसर्च के साथ, अपनी डेवलपमेंट के साथ थोड़ा पॉलिश कर देते हैं तो फिर तो बात ही कुछ और निकलती है। उसी के साथ साथ नॉट ओनली दैट, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में तो बेशुमार काम किया है, इन्होंने अब्रॉड भी काम किया है, बरतानिया की टेलीविज़न के लिए भी काम किया है, जिम कैरी प्रोडक्शंस के लिए काम किया है, उसके अलावा फैमिली स्प्राइड में काम किया है, ट्रैफिक में काम किया है और कुछ मूवीज़ में भी इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है। जब मूवीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो इन्होंने की हैं, जिसमें से एक छुपन छुपाई है, लेकिन इन्होंने हमारे हमसाये मुल्क जाके भी एक मूवी शूट की थी जिसका नाम है सौतन की बेटी, और उसके अलावा जिन्ना जो कि बहुत ही फेमस मूवी रही है, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवी रही है, उसका भी ये हिस्सा थे। कौन है ये शख्सियत? वेलकम करते हैं अपने सेट पे तलत हुसैन साहब को। प्लीज सर कम टू आवर सेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आज सेट्स पर हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड वी आर सो ग्लैड कि आज आपकी सोहबत में हम सबको जनरली भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हम सब सुनना चाहते हैं आपकी, यानी जो कहते हैं ना लाइफ स्टोरी, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। तो काफ़ी सारे मैंने जो है ना सवाल भी प्रिपेयर किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आपसे पूछनी है, जो मुझे आपसे सीखनी है। तो आर यू रेडी फॉर द राइड? एब्सोल्युटली। अच्छा जी,
यू आर रेडी डन। अच्छा सर, मैंने आपकी मतलब जनरली जब मुझे पता चलता है कि कोई आ रहा है तो आई लव रिसर्चिंग अबाउट देम, ट्राइंग टू नो देम इन एंड आउट। साइकोलॉजी से मेरा थोड़ा सा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास आ रहा है उसकी केमिस्ट्री, उसके किस तरीके की नेचर है वो समझूं। मुझे लगता है आप बड़े सेंटिमेंटल, सॉफ्ट एट हार्ट, वो कहते हैं ना कि ऊपर से चाहे आप हार्ड हो, अंदर से बिल्कुल मार्शमेलो टाइप है। मुझे सही लगता है या नहीं? इसका जवाब, अगर सही सच जवाब आपको चाहिए तो वो आपने बिल्कुल ठीक समझा है। चले, आई एम ग्लैड, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी या आपका ऑरा, ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेट यू, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर मैं स्क्रीन पे भी देख रही हूँ, आप किसी से बात करें तो आई फील कि आप बहुत एम्पैथेटिक हैं। आप दूसरों के ये कहते हैं ना कि अपने आप को किसी और के शूज़ में डालकर फिर देखना कि किस तरीके से उनके नज़रिए से ज़िंदगी चलती है, आप वैसे करते हैं। हाँ बीबी, ये एक्चुअली मेरे घर की जो तहजीब सिखाई गई थी उसमें ये था कि इंसान को समझो, और अगर कोई इंसान गलत है, ठीक है, तो वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम उससे साइड में हो जाओ, और जो अच्छे इंसान हैं उनसे जो चाहो बात करो, जिस तरह करो, लेकिन इंसान को इंसान समझो। बिल्कुल। बदतहजीबी किसी के साथ ना करो। बिल्कुल। अगर उसमें कोई ख़राबी भी है तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करो, समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है, वो उसका मसला है। बिल्कुल। तो ये मुझे घर में जो मेरी तहजीब थी, जो मुझे बताया गया, वो मेरे वालिदैन की सारी सूरत हाल थी। बिल्कुल। अच्छा, अगर थोड़ा आपके घर के बारे में, वालिदैन के बारे में बात करें तो वैसे तो बड़ा इल्मी अदबी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आपके वालिदैन का परफॉर्मिंग आर्ट से या जनरली प्रेजेंटिंग से, होस्टिंग से, या जो टीवी पे या जो हम लोग जिस तरह के काम करते हैं उनसे भी बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप रहा है रेडियो पाकिस्तान के थ्रू। तो बचपन से आपकी मतलब ये तरबियत तो हमेशा मुझे लगता है कि होती होगी कि ठहराव से बोल रहे हैं, क्लियर वर्ड्स बोल रहे हैं। बात दरअसल ये, मैं लेट मी टेल यू समथिंग। मुझे पहला जो मेरा शौक था जी, बचपन का, जी, उसमें मुझे पेंटिंग की बड़ा शौक था, तो मैं पेंटिंग सीखता था। जी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बदल गया दूसरी तरफ चला गया। मैं दूसरी तरफ गया तो फिर जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो बड़े होकर। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ अंग्रेज़ी अदब का, तो इंग्लिश लिटरेचर का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छा तालिब इल्म भी होता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये क्या मतलब, अच्छा तालिब इल्म होता है, टीचर होता है, तालिब इल्म कैसे हो गया? कहने लगे बच्चे जो सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल बाज़ दफ़ा उसके जहन में नहीं आए हुए होते। सो यू हैव टू बी ए वेरी काइंड टीचर। बिल्कुल। कि इसको डांटिए नहीं, उसके सवाल को समझिए और उसका जवाब दीजिए, और अगर वो सवाल ठीक नहीं है तो वो भी प्यार से समझाइए। तो ये पहला मेरा वो था। चलिए अच्छा, ऐसा भी कर लेंगे। बिल्कुल। फिर वो इत्तेफाक से कुछ हालात ऐसे हो गए कि मुझे मजबूरन अपनी वालदा को सपोर्ट करने के लिए, माफ़ करना मेरा गला ज़रा कुछ बैठा हुआ है आज, नो प्रॉब्लम। तो वालदा को भी सपोर्ट करना था, तो फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया, जो भी करता था मैं। तो होते होते वो आ गया वक्त कि मुझे स्कूल ब्रॉडकास्ट में प्रोग्राम मिलने लग गए। उसके बाद वो ड्रामे में भी आने लग गया, फिर वहाँ हिट हो गई मेरी आवाज़, तो उसकी वजह से फिर इधर, एंड देन द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। अल्लाह दे और बंदा ले। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज आपकी जिस तरह मैं जो है ना रिसर्च करी थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि पर्सनालिटी के बारे में एक ऑरा क्रिएट करें या जो भी, तो आप, मुझे लगता है यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको पढ़ाई से या जनरली रिसर्च करने से, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने से चीज़ें जो है वो शायद शौक है, या ये कहते हैं ना कि इंसान की ग्रोथ कभी नहीं रुकती है, यू कीप ग्रोइंग, योर पर्सनैलिटी कीप्स ग्रोइंग। तो क्या ऐसा सच है? और अगर ऐसा है तो आप एकेडेमिया की तरफ क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मैं अपनी नज़र से आपके अंदर एक परफेक्ट एकेडमिक देखती हूँ, एक एक्टर भी देखती हूँ और एक एकेडमिक भी देखती हूँ। मुझे लगता है आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए बेटा, बात दरअसल ये है, वेरी सिंपल, कि काम जो भी आप करते हैं ना, जो भी काम करें उसे ईमानदारी से बिल्कुल समझ के करें,
एब्सोल्युटली। तो उससे लोगों को फ़ायदा ही होता है, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। अब मैं पढ़ा नहीं सका तो कोई बात नहीं, इस तरफ आ गया, इस तरफ भी अब माशाल्लाह ज़िया साहब के अंडर नेपा में मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और इसमें आर्ट्स काउंसिल में भी जो एकेडमी खोली है उसमें भी मैं हेड हूँ उसका। एब्सोल्युटली। तो वो ये सब बातें जो है ना, ये अपने अंदर आपको तलाश करनी पड़ती हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप में नहीं है तो फिर आपको वो बनानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। ना, आपका शऊर जो है उसमें उसको जगाना पड़ता है। बिल्कुल आपको ये देखना पड़ता है कि भाई अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो वो खुदा की देन है, उसके बाद मेरी मेहनत है। बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास अच्छी आवाज़ नहीं है या वो अच्छा काम नहीं कर सकता तो आई एम नोबडी टू लुक डाउन अपॉन हिम। मेरा काम ये है कि मैं उसको कोशिश करूं कि ये इससे निकल आए बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे हैं, मेरी तरबियत ज़रा दूसरी अंदाज की हुई है। नहीं, और ऐसे ही लोग हैं जिनकी हमें इस दुनिया में जनरली ज़रूरत है। आजकल अगर आप दौर देखें तो टांग खींचने वाले, आपको लेट डाउन करने वाले, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको बनाएं, आपको ग्रूम करें, आपको सिखाएं और फिर जाके आपकी जब ये फाउंडेशन बिल्ड हो जाए फिर आपको कहें कि यू हैव डन इट, आप एक फाउंडेशन पर आ गए हैं, योर विंग्स आर हियर एंड नाउ यू कैन फ्लाई। ऐसे लोग बहुत कम नज़र आते हैं। उसी के साथ हमें जाना एक छोटे से ब्रेक पे जाने के बाद यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और ब्रेक पे हमें ज्वाइन किया है इरफान कामिल साहब ने। इरफान कामिल से तो आप सभी बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि हमारे शो पे भी आ चुके हैं, आते रहते हैं। बेहतरीन जेमोलॉजिस्ट हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा जेम स्टोन, कौन सा स्टोन आपको सूट करेगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बड़े अच्छे बताते हैं। और अगर किसी भी किस्म की मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहली चीज़ ये बताते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, फ़लानी चीज़ें करें। ये नहीं बताते कि आप मतलब एक काम करें कि ये कर लें, वो कर लें, लेकिन आपको कहते हैं सदका दें और ऐसी चीज़ें जो कि हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है, हमेशा उससे जो ना हमें सॉल्यूशंस बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, आने का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू आवर शो अगेन। और माशाल्लाह आज तो खैर आपका स्टेज वैसे ही बहुत खूबसूरत हुआ है, सर आए हुए हैं आज, तलत हुसैन साहब। बिल्कुल, मेरी मैं भी, हम बैक ऑफ स्टेज मिल रहे थे तो मैं वही कमेंट यहाँ पे भी शेयर करूंगा कि एक बड़ी देरीना ख्वाहिश मेरी पूरी हुई सर से मिलकर। बिल्कुल, और हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं एंड सो मच टू लर्न, सो मच टू टॉक अबाउट। उसी के साथ नजर डालते हैं अपनी किचन पे, देखते हैं शाकरा हमारे लिए क्या बना रही है। ओवर टू यू शाकरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम युसरा एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी, क्योंकि ज़ाहिर तलत हुसैन साहब एक बहुत बड़ा नाम है जो लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे, और उसके लिए तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड थी और मैं हैरान थी कि वाकई आज मैं फ़ेस टू फेस उनसे मुलाकात करूँगी। थैंक्स टू जी टीवी और हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज ये मौका दिया है कि आज हम उनसे जो है रूबरू मुलाकात कर रहे हैं, और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी आज। तो मैं दुआ करूंगी कि उनको पसंद आए। लेकिन मेरे तो ये जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट जो फेवरेट एक्टर हैं, ये उनमें से मेरे लिए रहे हैं। हमेशा मुझे लगता था कि जिस तरह से जो इनके बोलने का अंदाज़ है, जो इनके बयान करने का अंदाज़ है, वो ट्रूली जिसे बयान नहीं किया जा सकता कि उनके अल्फाज की अदायगी, यानी हम तो बोलने में भी बाज़ दफ़ा अभी जिस तरह से मैं भी थोड़ा सा लड़खड़ा जाऊंगी या रुक जाऊंगी, लेकिन उन लोगों का बयान करना, ख़ास तौर पे तलत हुसैन साहब का ये क्वालिटी रही है कि जो भी अल्फाज अदा करते हैं वो ऐसा इतना पावरफुल हो जाता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं। जो लोग टीवी स्क्रीन पे उनको देख रहे होते थे और जिस ड्रामे की जो लाइन होती थी और जब वो बोल रहे होते थे तो सब साइलेंट जिसे कहते हैं ना हो जाना,
और मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि बस ये जो बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है कि इसके अलावा सब चीज़ें ख़त्म हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनसे यहाँ पे मिल रहे हैं और हम सब के लिए बहुत बहुत एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमें ये जाने के एजाज़ देने का कि आज हम सब आपके साथ हैं। साथ साथ आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की लेबनीज़ डिश है, बहुत मज़े का बनता है। काफ्ता विद सालसा है, कीमे के कबाब होंगे लेकिन सालसा के साथ होंगे और उसी के साथ हम बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल डिलाइट। बहुत मज़े का मीठा भी बनता है और बहुत ये जिसे कहते हैं मज़े का और क्रीमी सा होता है और अच्छा लगता है खाने में। सालसा के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। हमारे पास यहाँ 750 ग्राम जो है बीफ मौजूद है और उसको आपने किस चीज़ से मैरिनेट करना है, आपने यहाँ पर लेना है 1 टीस्पून भर कर लीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, 3-4 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, लेकिन सॉल्ट का इस्तेमाल अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं या हस्बे ज़रूरत जिस तरह से आपको लगता है कि कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन उसको मैं यूँ कर रही हूँ 3-4 टीस्पून क्योंकि मैं सालसा के अंदर ज़रा 1.5 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। तो उसका जो उसके साथ जब हम कबाब स्टीम पे रख देंगे तो उसके साथ मर्ज होकर वो टेस्ट भी उसके साथ चला जाएगा। इस वजह से 1 टीस्पून 3-4 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ कीमे में। और उसी के अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा और जो है इसको सबको मिक्स करने के बाद आपने कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर लेना है, वो इसके अंदर डाल देना है। और हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए आपने ले लेना है यहाँ पर 1/4 कप ऑयल। इन सब के साथ इसको मिक्स कर देना है और मैरिनेट करने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और उसी में जब इसको बना रहे होंगे तो उसमें आपने 1 अदद जो है छोटी प्याज लेनी है जो बिल्कुल चॉप करके डालनी और टमाटर भी बिल्कुल चॉप करके डालने। वो डालने के बाद आपने छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। और जब सालसा हम तैयार कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 ही छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई वो आपने डालनी है ऑयल के अंदर, उसको जस्ट हल्का से सौते कर लेना है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, 1/4 कप अगेन हम इसके अंदर इस्तेमाल करें और उसी के अंदर आपने 4 टीस्पून टमाटो प्यूरी लेनी है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून और सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट। मैंने आपको बताया 1.5 टीस्पून का मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा अच्छा जाता है, इसमें ज़्यादा जा रहा होता है। नमक अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 टीस्पून, वो लेके आपने इसको मिक्स करना है, बनाना है। 5 मिनट के लिए आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। इसी के अंदर आपने 1 चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देना है, अगेन 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और बस दैट्स इट। उसके अंदर कबाबों को डाल के फिर हम स्टीम पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये डन हो जाएगा, जब आपको लगे ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। उसको हम किसके साथ बनाएंगे या किसके साथ खाएंगे, हम बना रहे हैं यहाँ पीटा ब्रेड। और पीटा ब्रेड बनाने के लिए 2 कप मैदा चाहिए, 1 आपने पैकेट खमीर का ले लेना है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून शुगर है और नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद के रख देना है। जब आधा घंटा गुजर जाए उसके बाद आपने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं और उसको आपने हल्का सा ग्रीस करके पैन को और इसको आपने अपनी पीटा ब्रेड बना लेनी है। और मीठे की जो रेसिपी है युसरा, फिर मैं आपको आगे आप मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल वी विल गेट बैक टू यू और आप ज़रूर हमें बताइएगा। उसी के साथ हमारी बातों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए। सारे नंबर्स वहीं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार करें। उसी के साथ हमारे पास है कॉल, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? याहिया बात कर रहा हूँ। जी याहिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो। तलत हुसैन साहब जो है ना, ये एक अदाकार नहीं है, ये एक शख्सियत है पूरी। और मैं हमेशा इत्तेफाक से जब ये टीवी पे आते हैं मुझे बात करने का मौका इनसे जरूर मिलता है और रेडियो के हवाले से भी मैं इनको सुनता रहा हूँ। जाहिर बात है एक सदाकार थे और इनकी जो आवाज का जादू तो इतना ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं हमेशा इस बात से मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि जो नरेशंस करते हैं ना, जो ये इसके पीछे जो आपकी आवाज सुनते हैं, यानी पसे पर्दा भी जो ये तबसरे करते होते हैं या किसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो वो इतनी जानदार, इतनी जामे होती है ना कि बंदे के दिल पे उतर जाती है। तो तलत भाई को तो मतलब तलत भाई हमारे लेजेंड है, मतलब मैं कहता हूँ ये इंस्टीट्यूट है और हमें इनसे मुकम्मल फायदा होना चाहिए। तलत भाई से मेरे एक सवाल है जो अक्सर करता हूँ और आज भी करूंगा। तलत भाई, आप दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं, आप चीजें माशरे की बिगड़ती हुई चीजें देख रहे हैं, जबान खराबी देख रहे हैं, हमारे पास राइटर्स अच्छे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ काम तो हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि हमें
आप जो नई नस्ल जो आपके ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि कोई एक मुस्बत पैगाम भी पहुंचे और जो आपकी तहरीर है वो बेहतर हो जाए? थैंक यू सो मच। बिल्कुल याया, आपके सवाल का जवाब आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। बात दरअसल इन्होंने सवाल बड़ा बहुत ही डीप सवाल उठाया है। मैं हमेशा अपने जो भी आते हैं वैसे भी मिल जाते हैं और मेरे जो क्लास में होते हैं लड़के उनको भी मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए आपको ये काम समझ कर करना है और इसके लिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपने बारे में ख़ुद कोई तारीफ़ ना करते रहें खुद से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये भी एक काम है और ये काम ज़्यादा ख़तरनाक और सीरियस है, इसलिए कि आपको देखकर लोग बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं और बुरी बातें जो हैं या वो भी सीखने लग जाएं, तो उसको भी आपको संभालना है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बुरा किरदार भी कर रहे हैं तो उसको भी आपको संभालना है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इस प्रोफेशन में बिकॉज इतना ज़्यादा ग्लैमर इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हम लोगों को उनकी ज़िंदगी से लेकर एक ड्रामेटिक वर्ल्ड, एक डिफरेंट वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं। उस सिचुएशन पे जब इतना ज़्यादा चीज़ों को आजकल स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा चीज़ों को ग्लैमराइज कर दिया है, उसमें बहुत मुश्किल है टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। कैसे एक इंसान अपने आप को ग्राउंडेड रख सकता है जो अपने करियर के उरूज पे जा रहा हो? आजकल आप देखें कि ज़रा से किसी को फेम मिल जाए, और आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बिग शॉट्स आउट देयर इन द इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल, नॉर्मल पीपल हु कम टू द इंडस्ट्री, और उनको थोड़ा बहुत एक तो एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा बहुत उनको शऊर मिलता है, और फिर लोग उनको जब पहचानना शुरू हो जाते हैं तो हमने देखा है उनके बिहेवियर्स स्पेसिफिकली अपने जूनियर्स के साथ काफ़ी बुरे हो जाते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग आज तक मिले हैं, खुदा का फजल है कि मैंने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की और ना ही किसी को कोई शिकायत हुई है। बिल्कुल। तो मैं अब उन जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शुक्र कीजिए कि आप इस हाइट पर आ चुके हैं, क्योंकि ये आपको एक तोहफा मिला है खुदा की तरफ से। बिल्कुल। कुदरत ये है ना? बिल्कुल। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगे तो इसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक होती है। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े दुनिया भर के हॉलीवुड के इधर के उधर के एक्टरों के बारे में देखा है, पढ़ा है कि जिसमें ये गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो ज़्यादा लास्ट नहीं करता। बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी तो देख रहे, फिर उनकी भी तो पकड़ है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने इंडिया में जाके काम किया, आपने एक मूवी की, उसके बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया आगे, डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर? बीबी, वो बात दरअसल ये कि वो वहाँ पर मैं चला गया था करने के लिए जी। लेकिन पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, उस वक्त वहाँ पाकिस्तानी कुछ एक्टर्स भी थे और एक्ट्रेसेस भी थी, उनके साथ कोई सलूक अच्छा नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, बस वो एक थी फिल्म, मैंने कर दी। उसके बाद मुझे वहाँ ऑफ़र आई थी तकरीबन 8-9 फिल्मों की, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतने वेल सीजन्ड एक्टर हैं, एंड इट इज़ वेरी लेस कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी इंडस्ट्री में देखा हो किसी को जिसको एक्सपोजर सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ही नहीं, इंडिया की इंडस्ट्री का भी है, एंड देन इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ, जैसे कि आपने बरतानिया में भी काम किया तो वहाँ का भी है। आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में और हाउ दे वर्क अब्रॉड? आई वुडंट टॉक अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया जनरली भी अगर हमारी इंडस्ट्री से देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने पहले हमसे पिकअप की हैं, देन दे बिल्ड अपॉन दैट। लेकिन जैसे अब अगर हम बरतानिया को देखें तो मुझे तो लगता है जैसे शायद देयर टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स, और जिस तरीके से वो काम भी करते हैं वो डिफरेंट है। बट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। देखिए, बात दरअसल ये है एक तो आपने बहुत लंबा सवाल कर दिया है। हाँ जी। तो ज़रा उसको मुख्तसर करके कर दीजिए ताकि मैं उसको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ।
जी। क्या है सवाल आपका? कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बताएं, बरतानिया या इंटरनेशनल हमारी जो हॉलीवुड है और हमारी पाकिस्तानी अब मैं इंडस्ट्री में क्या आपको डिफरेंसेस नजर बात कहूँगा सच्ची तो वो बुरी लग जाएगी। नहीं, बट वी मैं वांट यू बताता टू हूँ बी आपको, मैं ऑनेस्ट। बताता हूँ आपको, आप सुन लीजिए। बरतानिया में बेशुमार चैनल्स हैं, लेकिन BBC 1, BBC 2 और एक उनकी कमर्शियल चैनल। बिल्कुल। उसके अलावा कोई चैनल अगर लेनी पड़ती है तो 10 से 15 पाउंड वीक है एक चैनल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से इस बात की वो कर ली है कि हम सिवाय अपनी चैनल्स के और चैनल्स दिखाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी तहजीब ख़राब होती है। हाँ ठीक है? बिल्कुल। हमारे यहाँ माशाअल्लाह इतना सा मुल्क है, 90 चैनल्स हैं। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में आपको। और ये चैनल्स तो सर शायद हमारे अपने हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल कंटेंट भी शो करते हैं। जी, सब कुछ होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, जो मेरे दोस्त अगर नाराज़ ना हो, जो जिनका ताल्लुक़ है इस शोबे से, कि 4 एक ही मौजू पर 4 आप टीवी देखिए, डिस्कस हो रहे हैं। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सच कौन कह रहा है ना? सही बात है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना उससे। बिल्कुल। अच्छा, यही कंफ्यूजन है जिसके हम लोग इवेंचुअली साइड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पैरानोया क्रिएट हो जाता है। Exactly. हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बायसनेस क्रिएट हो जाती है, टॉलरेंस कम हो रही है। ये सब इन्हीं चीज़ों का इन्हीं सब की वजह यही है बिल्कुल कि आपके यहाँ ये कोई चीज़ रह नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपको एक कौमी तौर पर अपना वक्त तो गुजर गया, लेकिन देखिए अब जो वक्त था टीवी का, PTV का, वैसा वक्त कोई है आपके पास? नहीं, आज कोई तक प्रोग्राम वैसे आप दिखा सकते हैं? मानता हूँ मैं कि PTV पे ये एतराज़ भी था कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकता था। तो ठीक है, वो तो एक है हमारे यहाँ मसला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पूरी देता था ना। बिल्कुल बस ख़त्म। बिल्कुल। अच्छा, फिर इससे यानी जिसको कहते हैं फ़नून लतीफ़ा से, वो जिस तरह लोगों को ट्रेन कर रहा था, जी जिस तरह लोगों को बता रहा था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, इतनी सी बात है। एब्सोल्युटली 100% एग्री टू दैट। अच्छा, वापस से आके ज़रा घर के बारे में, वालिदैन के बारे में बात करें तो आपके वालिदैन उनकी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा, इतना एक्सपोजर था, इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग थी, और आपके वालिद ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी कुछ टाइम पे काम किया था, बहुत अरसे तक। हाँ। तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे, मेरे होते हुए नहीं, मुझसे पहले, आपसे पहले? हाँ, शादी से पहले। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मतलब आपके साथ कुछ स्टोरीज या कभी कुछ शेयर तो किया होगा, सारे पेरेंट्स करते हैं ना। हम मतलब मेरे पेरेंट्स भी ना अपनी बचपन की स्टोरीज कैसे बताते हैं, ऐसा लगता है वो समंदर में तैर के पढ़ने जाते थे, बड़ी मुश्किलात से जाते थे, इस तरह करके बताते। तो इस तरह की बातें आपसे मैं आपसे सच्ची बात बताऊं, मेरे वालिद ने मुझे जी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं बताया। वैसे बता दिया था कि मैं फलां फलां डायरेक्टर मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ था, काम करता था मुंबई में, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया कभी। अच्छा। सिर्फ जोर इस बात पर दिया कि पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। और मैं जब 6ठी जमात 7वीं जमात में आया था, 8वीं में, तो उस वक्त अंग्रेज़ी आ जाती थी उसमें, तो वो कुछ और वहाँ पे चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी। मेरे वालिद जो थे वो मुझे चार्ल्स डिकेंस का नावल पढ़ा रहे थे। तो ये मेरे घर का था। हाँ, है ना? वो खुद पढ़ाते थे। बिल्कुल। पढ़ाते थे, फिर कहते थे तुम पढ़ो, फिर समझाते थे कि क्या मानी है इसके। तो ये एक सूरत हाल थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बेशुमार उनकी थी चीज़ें, उन्होंने बहुत जो मुझे हिदायत दी, उनमें एक हिदायत ये भी थी कि काम जो भी करो वो इतनी लगन से करो कि दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। जबरदस्त। दुनिया को मत सोचो, उस काम से लगन करो। हाँ। तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो ठेंगा, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच है, वेरी ट्रू, अग्री टू दैट। उसी के साथ हमारे पास एक कॉल, देखते हैं हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। युसरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
जी मैं ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी ताहिर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह से आपका शो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है और आज आपने जिस मेहमान को बुलाया है वो तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पूछना चाहेंगे तलत साहब से? सर से बात करना चाहूंगा मैं कुछ। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। जी फरमाइए। सर माशाल्लाह से आपकी एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। सर मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है, अगर आप कुछ टिप्स दे देंगे किस तरह एक अच्छा एक्टर बना जाए, एक अच्छे एक्टर के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, तो सर बड़ी नवाजिश होगी आपकी। बेटा वो यहाँ 5 मिनट में तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अदाकारी का मतलब क्या है। बिल्कुल, अदाकारी का मतलब ये कि आप किसी आदमी को या किसी किरदार को दिखा रहे हैं, यही है ना मतलब इसका, कि मैं यूँ हूँ। तो वो आपको अपनी शख्सियत से के ख़िलाफ़ भी बाज़ दफ़ा काम करना पड़ता है, वो बड़ा मसला होता है इसमें। ये बकौल मेरे एक बुजुर्ग के कि ये 24 घंटे की नौकरी है। इसमें आप जब चलते फिरते रहते हैं तो लोगों को देखते रहते हैं और उनके बारे में बनाते रहते हैं प्लान कि अच्छा ये ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये आदमी अच्छा है वो आदमी अच्छा नहीं है, ये सब होता है। तो ये 24 घंटे की नौकरी है, ये सोच लो तुम। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैकअप हुआ और बस आपका काम खत्म। अच्छा, हमारे साथ इरफान कामिल साहब भी, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैं इरफान कामिल साहब से पूछना चाहूंगा कि मैं नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या स्कोप है आगे या नहीं है, ये जानना चाहूंगा। ताहिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकेंगे प्लीज कंप्लीट? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जैन 1994। 1994, ओके। अच्छा आप ये ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिर, आपको ऑन एयर बताते हैं जी। अच्छा चलें, जब तक आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आपने जैसे कि बात की कि ऑब्जर्विंग काफ़ी ज़रूरी होती है। ऑब्जर्वेशन इज अ मस्ट। तो आप किस तरीके से जब इनिशियली आप अपनी किसी भी कैरेक्टर की तैयारी कर रहे होते थे तो कैसे ऑब्जर्व करते थे लोगों को? क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है कि विद एवरी पर्सन दैट आई हैव मेट ऑफ दैट एरा, तो वो हमेशा बताते हैं कि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर ताल्लुक़ रखते थे तो वो तो रखते थे, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं घूमते थे, हम हर किस्म के लोगों में घूमते। जी बिल्कुल यही होता है। मैंने आपसे कहा ना कि 24 घंटे की नौकरी है ये। बिल्कुल। आप दुकान पे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ आदमी किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है उसको अगर कोई वो बात कह रहा है तो उसमें कितना सच है कितना सच नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर सच नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ती हैं अपने। मतलब आपको बहुत ही बारीक चीज़ों के ऊपर जोर देना पड़ता है। बिल्कुल। तब जाके कहीं आप कैरेक्टराइजेशन करना सीखते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी इरफान साहब, ताहिर साहब ने जो क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग जॉब किया था, अच्छा इनकी जो बर्थ है वो 9 जनवरी है। तो एक तो ये कि ये बहुत थिक और थिन अपने जो भी जॉब के मामले में बड़े पर्टिकुलर हैं। एक तो ये कि बहुत पंक्चुअल आदमी है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि ये कहीं पर भी कोई ऐसी जॉब ना करें जिसमें ये सबॉर्डिनेट बने। ये अच्छे सबॉर्डिनेट नहीं बन सकते, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। इनको कोशिश करें ऐसी जॉब करें जहाँ पे एक ये हो, एक इनके साथ एक असिस्टेंट हो, दैट्स इट। क्योंकि ये इनकी वरना फ्रिक्शंस चलती रहेंगी, इनके कहीं ना कहीं उस जॉब को बहुत जल्दी क्विट कर जाएंगे। ये कर नहीं सकते क्योंकि उनकी नेचर नहीं है। कहते हैं ना, आप यू कैन चेंज योर हैबिट बट यू कैन नेवर चेंज योर नेचर। बिल्कुल। तो नेचर वाइज ये सबॉर्डिनेट नहीं बन सकते। इट्स अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज। ये अपने साथ एक बॉसी स्टाइल लेके चलते हैं हमेशा। ये अपने पीछे देखना पसंद करते हैं, अपने आगे नहीं देखना पसंद करते किसी को। तो कोशिश करें जो भी जॉब को करें। और इनके लिए जो जॉब का टाइम है वो अभी इतना फ्लरिश नहीं है जितना इनका मई में होगा। मई में बहुत फ्लरिश है इनका टाइम। ठीक। तो कोशिश करें कि ये जो चीज़ अगर स्टार्ट लें, एक ज़रूरत तो हर किसी की होती है, उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर इनके पास चॉइस है तो फिर कोशिश करेंगे मई से स्टार्ट लें। एक टाइम की बात। अच्छा जी, उसी के साथ सॉरी ब्रेक पे जाना जल्दी थे, न्यूज़ ब्रेक का वक्त है, जाके देखें दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बाद हमें वापस से ज्वाइन करें। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। हमारे साथ आज इरफान कामिल साहब भी हैं, इनसे भी आप सवालात पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए। न्यूमरोलॉजी भी इनको जो है ना उसकी भी माहिर हैं, उसका भी इल्म रखते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी। तो आज अगर इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं तो इनसे भी जो है ना आप कहते हैं ना फ़ायदा उठाएँ, अपने लिए कुछ जानें, अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। एंड विद दैट वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद तलत साहब और बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें हो रही थी। अच्छा, बचपन में आप शरारती थे कि नहीं? क्यों मैंने सुना आपको मार बड़ी पिटी है। बहुत शरारती थी अम्मी से बहुत शरारती था, बहुत शरारती। बल्कि आप 30 इयर्स के थे तब तक भी नहीं, वो 30 इयर्स तो खैर वो एक बात दूसरी थी जी, लेकिन शरारती था मैं। मेरी वालदा वैसे ज़रा बहुत सख्त स्ट्रिक्ट थी। बहुत सख्त थी। तो जब वो इतनी स्ट्रिक्ट होती थी और उनका स्ट्रिक्ट नहीं होती थी बेटा, वो सख्त थी। अच्छा, वो स्ट्रिक्ट होना एक अलग बात हो जाती है कि आदमी खामोखा के लिए नहीं। अच्छा, शी वाज डिसिप्लिन की अपनी यानी बहुत डिसिप्लिन ज़्यादा सारा था कि ये है, ऐसे होना है, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त पढ़ना है, और ये करना है, ये नहीं करना है, किस तरह से कपड़े बदलने हैं, किस तरह से रहना है। उन चीज़ों में बहुत शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अच्छा, तो उसमें उन्होंने कभी ये नहीं किया और इसी वजह से वो मार भी खाता था मैं ज़्यादा उनकी, क्योंकि मैं ज़रा शरारती था। शरारती था तो मार खाता था ज़्यादा, मार मुझे पड़ती थी। अच्छा, वैसे आप इतनी काम कंपोज आखिरी मरतबा वो जो 30 साल की आप बात कर रही ना जी, वो 30 इयर्स का मैं था, तो पता नहीं किसी बात पे नाराज़गी हो गई तो उठा के शुरू हो गई जूती, खड़ा हो, जूती नहीं खड़ा हो। वो मुझे चोट नहीं लग रही थी उस वक्त, मैं हंसने लगा तो कहने लगी तुझे चोट नहीं लग रही? मैंने कहा नहीं। कहने लगी इसका मतलब है तू जवान हो गया है। तो दिल में मैंने सोचा कि सुभान अल्लाह, बड़ी देर में तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुझे मारूंगी नहीं। वो बात करना बंद कर देती थी। वो ज्यादा बल्कि मुश्किल होता है ये जो ये सोशल बॉयकॉट कर लेते हैं ना पेरेंट्स, 15-20 दिन तक मैं मुस्तकिल उनकी खुशामदें करता रहता था, पैर पकड़ता रहता था, तब जाके मानती थी। शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट वुमन। ये साइलेंट ट्रीटमेंट सारे पेरेंट्स को नहीं देने चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल होती है, इससे डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, तो नाउ दैट यू आर अ ग्रैंडफादर योरसेल्फ, तो आप कभी मतलब इस तरह की क्या आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं अपने बच्चों को कभी या नहीं? आप बिल्कुल भी नहीं ऐसे करते? मैंने मेरा रवैया बिल्कुल मेरे वालिद और मेरी वालदा का मिक्सचर है। अच्छा, जिसमें बच्चों को जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन उसको बहुत खामोशी से नया रास्ता दिखा दीजिए कि वो ये काम ना करें ताकि उन्हें चोट लग जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए, हमेशा से रहा। अच्छा, सही, वेरी नाइस ब्लेंड, वेरी मैंने नाइस। जिंदगी में एक थप्पड़ मारा था अपनी बच्ची को, एक ऐसे ही हल्के से, वो आज तक अपने आप को मैंने माफ नहीं किया है। और वो भी बहुत होगा जब इस तरह आज तक मैंने अपने आप को माफ नहीं किया। नहीं, लेकिन आई एम श्योर अगर इस यानी इस इंसिडेंट पे बात पहुंची थी तो कोई बहुत ही बड़ी ऐसी चीज होगी जिससे हम नहीं कुछ अभी बस वो पता नहीं कहीं जा रहे थे मैं और मेरी बेगम, तो वो अपना चैं तो मेरी गोदी में थी। अच्छा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि क्या खामोखा रोना मचाया हुआ इसने। तो जब नहीं मान रही थी, मैं प्यार कर रहा था, सब कुछ नहीं कहा था, तो मैंने वो एक लगा दिया तड़ाक करके। वो आज तक मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया। अच्छा, पेरेंटिंग के बारे में जब बात करें तो जब जैसे आप जब आप पेरेंट बने, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पेरेंटिंग के बारे में काउंसलिंग नहीं होती, बात नहीं होती, लेकिन हमारे सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं ना वो अपने बड़ों से ही होते हैं। हमारे पास बाहर तो जैसे ये कल्चर है कि बुक पढ़ ली, पेरेंटिंग के बारे में रिसर्चेस देखी, हमारे ये नहीं करते। हमारे यहाँ एक्सपीरियंसेस से आपके वालिदैन आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देते हैं, फिर आप अपने बच्चों को देते हैं। आपको पेरेंटिंग में सबसे चैलेंजिंग क्या लगा? क्योंकि आप तो हर फेज से गुजर गए, टीनेजर्स की जो फेज़ होती है जिसमें बड़े रिबेलियस हो रहे होते हैं बच्चे, उससे भी माशाल्लाह आप गुजर गए हैं। अब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन गए तो उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो सबसे चैलेंजिंग फेज़ क्या लगा था जब आपने कहा था यार वाकई मुश्किल काम है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी टफ टाइम शायद कहीं ना कहीं दिया होगा? नहीं, कहीं पे भी नहीं, कभी भी नहीं। जबरदस्त। ये तो एहसास ही नहीं हुआ मुझे। ठीक है भाई, कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं करना, नहीं करना, खत्म।
हाँ, ये कभी कभी वो आदमी जरा होता है ना कि भाई अब इस वक्त ये क्या कर रहे हैं आप, ये टाइम नहीं है, तो उस वक्त बुरा लग जाया करता था। लेकिन वो कॉलेज के ज़माने में वो भी ख़त्म हो गया। हाँ। इसलिए कि कॉलेज के ज़माने में तो बच्चा जवान हो जाता है ना, तो वो फिर कहते हैं कि भाई अब ज़रा इसको थोड़ा सा। बिल्कुल। और स्पेशली सर आपके जो बच्चियां जो होती हैं जी, और फादर और बेटी का रिश्ता बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और इसके लिए मैं बड़ा एग्जांपल देता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है वो एग्जांपल, और मैं हमेशा देता हूँ। जी, वो ये है कि सर बड़ी कॉमन चीज़ होती है एक बाप और बेटी में। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों को अपनी गुड़िया से प्यार होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ख्याल है सर? ऐसे ही सही है, बात है, बिल्कुल सही। सही बात है। दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेटी के लिए अपनी गुड़िया इंपॉर्टेंट है, बाप के लिए अपनी गुड़िया इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है और इसको बहुत खूबसूरत रखना चाहिए। और वो होता है, ये बाय बर्थ अल्लाह ने एक इस इंसान के अंदर नेचर में डेवलप किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बेटियां भी ऐसी होती हैं कि जो जब उनके वालिदैन इवन फादर्स एंड मदर्स बोथ जब वो कर रहे होते हैं कोई काम उनके लिए, जब वो रियलाइज करती हैं, मैं देखा सारी बेटियां बहुत ज्यादा गिव बैक करती हैं, कोशिश करती हैं अपने पेरेंट्स को गिव बैक करने की। बात आज कह रहा हूँ जी और टीवी पे कह रहा हूँ, जी, मैंने जितना भी किया है, जो कुछ भी किया है, इसमें सबसे ज़्यादा साथ मेरी बेगम ने मेरा दिया है माशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं आज आपको बांगे दौल ये बात कह रहा हूँ कि इनके अलावा कोई और अगर खातून होती तो मेरी और उसकी शायद ना निपती, क्योंकि मेरी अपनी एक रिहाइश का था तरीक़ा रहना, ना उठना बैठना, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ अपने फैमिली की थी उनकी जी, लेकिन ये क्या है, उन्होंने इतने आराम से मिलजुल के उसको कर लिया कि अब मैं सैटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। उसी के साथ हमारे पास एक कॉल है, जितना में किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला, कैसी हैं आप? आपके शो की तारीफ करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने इतने थोड़े से टाइम में इतना जबरदस्त शो पेश करते हैं आप लोग। इसमें आपको तो क्रेडिट जाता ही है, आपकी पूरी टीम जो है वो दाग के लायक है। अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद कामयाबियां और तरक्कियां दे। और मैं आपके गेस्ट से भी सवाल कर ये तल्लत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज और हम आपको दोबारा देखना चाहते हैं। प्लीज आए सर, काम करें आप। अच्छा, आप हमारे बहुत ही अच्छे, और आप जैसे जो स्टार्स हैं वो बहुत कम, बहुत सालों बाद पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। और मैं अपने हस्बैंड के स्टार के बारे में पूछना चाह रही थी जी, कि आने वाला हफ्ता जो है उनका कैसा गुजरेगा। हफ्ता ठीक है, आपको आने वाले हफ्ते के बारे में बताते हैं। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? जी फैजान अहमद। फैजान अहमद। और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। 26 मार्च 1975। 26 मार्च 26 मार्च 1975। 26 मार्च 1975। जी जी ओके, मैं आपको भी ऑफलाइन जवाब देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आपको जो है आप फ़ोन रख दें, आप हमें ऑन एयर सुने, आपको बताते हैं। और उसी के साथ आपने एक प्ले डायरेक्ट किया था, राज़ो राज उसका नाम था। और उसके अंदर मैंने जनरली इंटरव्यूज़ देख रही थी डिफरेंट लोगों के, तो आपके जो को-वर्कर्स थे उन्होंने बताया कि आपने दिन और रात एक कर दी थी। आप पहले वही डायरेक्ट करना, समझाना, जो भी डायरेक्शन की जो चीज़ें उनको पूरा करते थे, उसके बाद रात को अपनी रिहर्सल करते थे, फिर वो करते थे। इतनी डेडिकेशन, इतना अपने काम से लगाव, इतना प्यार कैसे आपका डेवलप हुआ था? क्या कोई इंसिडेंट था ऐसा जिसने आपको इस फील्ड के करीब बहुत करीब ले आया था, या जनरली जस्ट यू जस्ट लव टू वर्क? नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए बुनियादी तौर पर जो मुझे समझाया गया था, बुजुर्गों ने समझाया था और जो मैंने सीखा, कबूल कर लिया और सीख लिया उनसे, वो ये है कि आपको जो भी काम करना है वो ऐसा करना है, जो भी काम करना है कि लोग आपके काम को देखकर अपने आप को तब्दील कर सकें। आप समझ गई बात को मेरी, कि उसमें अगर कोई खामी है या उनमें कोई खामी है तो हो जाए, या आपके काम में कोई खामी है तो वो उससे बचें कि ये नहीं करना मुझे, लेकिन यू शुड बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो वो मेरे हमेशा रहा। तो जो लोग काम कर रहे थे मेरे साथ, उनके साथ हमेशा यही रहा मेरा रवैया। ड्रामे तो मैंने काफ़ी 4-6 के करीब मैंने ड्रामे डायरेक्ट किए हैं टेलीविज़न के लिए, और ख़ुद ही शूट करे हैं। मैंने शूट करवाए हैं वो। उसमें वो लोग यही कहते थे कि भाई इस तरह से तो
सर साहब कोई करता ही नहीं है, आप तो कैसे मैनेज करेंगे? क्या तो होगा? मैंने कहा कि भाई अब मुझे ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, मैं काम जितना करता हूँ वो कर रहा हूँ, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो खुदा के वास्ते, ताकि जो चीज़ हो जाए वो बेहतर है। अच्छा, ये भी होता है कि कोई चीज़ जब आप सोच लेना कि करना है, उसका इरादा कर लें, तो मदद आपको अल्लाह ताला ही करते हैं, और वो हिम्मत और वो जज्बा उस टाइम पे आपको अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। शायद उस वक्त आप अपनी स्ट्रगल के अंदर रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन व्हेन यू लुक बैक तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ वाकई शायद ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता अगर अल्लाह ताला की मदद ना होती। उसी नोट पे लेट्स टेक अ कॉल, देखते हैं हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी हुमैरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हुमैरा, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, और बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है माशाल्लाह से। आज तो आपने बहुत बड़े लेजेंड को बुलाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि तलत साहब ने हमें टाइम दिया और आज हमारे सेट्स पर आए। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? 4 टाइम लग गए आपके शो को। बिल्कुल ऐसा है। और इनका जो ड्रामा करते थे पीटीवी पे, हम सब वहाँ पे पंजाब में तो एक दूसरे के घर में ज्यादातर लोगों के टीवी नहीं होता था, तो पड़ोसियों के घर जाके जमा होके सब देखा करते थे। इनके इतने अच्छे ड्रामे होते थे, अब तो हम मिस करते हैं इनको। बिल्कुल, अब ये दोबारा से स्टार्ट करें, कोई ड्रामे वगैरह अच्छे आए हैं उसमें, तो हम देखना चाहेंगे इनको इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मेरा फॉर योर कॉल। अच्छा, मेरे इरफान साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? जी सर, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में मालूम करना है। ठीक है। और दूसरा ये कि पहले मैं अपनी तारीख पैदाइश बता देती हूँ उनको। बिल्कुल। 5/4/1983। 5/4/1983। हुमैरा, आप वही कॉलर हैं जो पहले भी आपने मुझे शादी के लिए कॉल किया था? जी मैंने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं हेल्थ का मालूम करना चाह रही हूँ भाईजान, और 8:15 बजे मैं साहिवाल में पैदा हुई हूँ। ओके। और मेरी हेल्थ से बता दें रिलेटेड के सिचुएशन कब तक सही हो जाएगी, और कोई ऐसी चीज जो मुझे जिंदगी में जिसमें मोहतात रहना है वो भी बता दें फ्यूचर में। ठीक है जी, बिल्कुल आपको ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी सबसे पहले फैजान का बता दें जिन्होंने पहले कॉल किया था। जी जी बिल्कुल बता दें। फैजान साहब ने बताई थी 26 मार्च 1975। अच्छा, जो इनका नाम है ना, ये बड़ा सॉफ्ट नेम है और ये खुद भी डाउन टू अर्थ आदमी है काफ़ी। अच्छा, इन्होंने कहा था कि आने वाला, इनकी वाइफ ने कहा था कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। अच्छा, बेसिकली इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, ये एरीज हैं, ये इनका जो सन साइन है। उस हिसाब से इनकी इनकम पोजीशन अच्छी रहेगी कमिंग वीक के अंदर, यानी आज से जो आप स्टार्ट ले लें टिल 10 मार्च तक। ठीक है। उसके बाद इनके आइडियाज बहुत फ्लरिश होंगे, ये जिस राइट क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी इनकी। दूसरे, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी इस वीक के अंदर। किसी भी नए काम में एंटर होने से पहले किसी की एडवाइस जरूर लें, चाहे अपनी वाइफ की लें, चाहे अपने किसी नियर एंड डियर वन की लें, बट शुड बी एडवाइस जरूर लेंगे। ठीक है। और सो मच सो इसमें कोई इनको ज्यादातर इनकी इनकम अच्छी रहेगी इस वीक के अंदर, उनको इनकम पे जोर दें इस वक्त। और आपका बर्थडे मंथ भी चल रहा है, तो देख लें, अब आपको पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी जब आपकी इनकम अच्छी रहेगी। तो और आपने इनकी बेगम को बात बता दिया, आपको पता है भाई, हमने तो कहा इनकम अच्छी रहेगी, तो अब देखें कहाँ से इनकम, हमने सिर्फ अच्छे रहने का बताया, उसको भी बताया नहीं कि वो जाएगी कैसे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे हुमैरा का सवाल था, उनको हेल्थ वाइज इश्यूज जो बता रही थी हुमैरा। बेसिकली इनकी भी जो पैदाइश है ये भी बाय बर्थ एरीज हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मॉनिटर करने की जरूरत है, अपनी लंग्स साइड और अपना थ्रोट, जो गला जो है इनका गला बहुत तेजी से इफेक्ट होता है जब ये कुछ ठंडा खा लें, कुछ हो। नहीं मौसम चेंज ना भी हो, इनको वो नहीं है, वेदर प्रॉब्लम नहीं है, इनको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। इनको प्रॉब्लम है इनकी बर्थ के हिसाब से, जिस दिन ये पैदा हुई है उस हिसाब से इनका थ्रोट और इनके लंग्स, ये दो बहुत इफेक्टिव हैं, और इनको जहाँ ये ठंडा खाएंगी कुछ तो इनका फौरन इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज करें। दूसरे ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सदका सारी बीमारियों को, सारी बलाओं को टालता है, सदके से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हर सदके की एक अपनी नौयत है। बिल्कुल उसी तरीके से ये इनके लिए जो बेस्ट है, बेसिकली ये वेडनेसडे को अगर सदका करते हैं, बुध वाले दिन, किसी भी ग्रीन चीज़ का, हरी चीज़ का, हरी चीज़ में हम कोई से भी, जैसे ग्रीन वेजिटेबल आप कोई ले लें, आप ग्रीन कोई दाल ले लें, उसको 500 ग्राम वो ले लें, या 5 की क्वांटिटी में कुछ भी लेके किसी को भी डोनेट कर दें, इस पर्पज़ से कि अल्लाह ताला इनकी बीमारी को दूर करे।
दूसरी चीज़ ये, इनको ब्लड लॉस का भी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इनको कहेगा अपना CBC ज़रूर कराएं जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, और उसमें इनको ज़रूर मॉनिटर करें कि इनका ब्लड लॉस क्यों हो रहा है, ये ज़रूर देखें ये चीज़, इनको ये प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल एब्सोल्युटली हुमैरा, और उसी के साथ हम सब की दुआएं आपके साथ हैं कि कोई भी जो हेल्थ इश्यूज जिनसे आप फ़िलहाल बैटल कर रही हैं, जिनको आप फेस कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी उसमें शिफा अता करें एंड मे यू गेट वेल सून। अच्छा जी, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हुमा मीर ने आप पे एक किताब लिखी। जी हाँ, उसके मेरे पास, आई डोंट हैव दैट बुक, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट पे उसको सर्च ज़रूर किया, थोड़ी बहुत मैंने उसके बारे में चीज़ें पढ़ी। उसमें बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का किस्सा लिखा हुआ है आपके जूतों के बारे में। आप फैशन सैवी हैं क्या? जूते कलेक्ट करने का शौक है, बड़े बड़े ब्रांड्स कलेक्ट करने का? हाँ, मतलब है कि वो जूते ही होते हैं। तो मैं भाई अब ये जैसे ये है तो इसके साथ काले जूते पहनने हैं, ब्राउन है तो ब्राउन के साथ पहनने, या फिर मैच करना, ये तो होता है। अच्छा ना? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसको ना मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन पहले लेते हैं कॉल, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली, मैं भी बात कर रहा हूँ। अली मेहदी कराची से। अली जी, मेहदी। क्या कहना चाहेंगे अली साहब, कैसे हैं आप? मैंने इनके साथ काम किया ड्रामा कशकोल में, दूसरी कशकोल में सर आपके साथ नायब मुंतजिम। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ तिलत हुसैन साहब से कि कोई हंसने का प्रोग्राम किया, हंसाने का, बस इसका जवाब दीजिएगा जरा। कोई हंसने हंसाने का, कोई हंसने हंसाने का आपने प्रोग्राम किया सर? हाँ, कई ड्रामे किए हैं हंसने हंसाने के भी। हाँ PTV के दौर में किए, ईमानदारी की बात है। हाँ, और बड़े वो ठीक हुए। ठीक, नाच न Thank जाने you आंगन so टेढ़ा, much. ये वो सब Thank you बहुत for your बहुत call. अच्छे खासे हैं सर आप। बिल्कुल PTV के दौर में वैसे। अच्छा, कॉमेडी काफ़ी मुश्किल होती है, कैसे आपने मतलब अपने आप को देखिए, कॉमेडी के बारे में एक बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जी कॉमेडी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो एक्टर ये भूल जाता है कि मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो लोगों को हंसाने के चक्कर में लगा रहता है। ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। अच्छा थिएटर पे हो, थिएटर में हो, टेलीविज़न पे हो, फिल्म में हो, कैरेक्टर जो है ना वो कॉमिकल होता है। आपको लोगों को ये यानी यकीन कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, देखो कैसा लग रहा हूँ। यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड। नो, सही। नो। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमेडी इसलिए ज़्यादा मुश्किल होती है। और कॉमेडी में मुझे लगता है पाकिस्तान में अब एटलीस्ट अभी जो हो रही है उसमें कॉमेडी यानी टाइमिंग और जो पंस जो कहते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कम है, लेकिन अपने आप का मजाक बनाना, बेवकूफ़ी, अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना वो शायद ज़्यादा है। नहीं, दिखाना तो नहीं ना, आपको दिखाना नहीं है, आपको लोगों को यकीन कराना है कि ये एक बेवकूफ़ आदमी कर रहा है। बिल्कुल। आप इसमें होते हैं कि लोगों को दिखाना है कि देख मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल वो गलत है। बिल्कुल, और वो पकड़ा भी जाता है बहुत हाँ, ज़्यादा, उसीलिए प्रेटेंशियस होता है, पकड़ा जाता है ऑन स्क्रीन। कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और सर की तो माशाल्लाह वैसी पर्सनालिटी ऐसी कि हर चीज़ के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं एब्जॉर्ब का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसके अंदर डूब जाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर जज्ब कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉल है, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इस्रा। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नौरीन। जी नौरीन, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तलत साहब को अस्सलाम वालेकुम करना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लिए आज बड़ी फख्र की बात है कि मुझे तलत हुसैन साहब से बात करने का मौका मिला, और हमारे सबके फेवरेट, हमारी फैमिली के। हाउ स्वीट। मैं ये चाहती हूँ कि ये दोबारा से काम करें और हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे, हमें स्क्रीन पे देखना चाहते हैं हम इनको। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। अभी यानी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो पिछले साल ख़त्म हुआ था एक बाबा की ऊंची हवेली, तो वो था तो 35 एपिसोड्स का, और वो कोई 300 एपिसोड्स तक चला गया था, तो थोड़ा सा आराम करने दिया कीजिए मुझे भी, क्योंकि मैं काम जिस तरह करता हूँ वो मेरे लिए बहुत थकावट का बायस बन जाता है। बिल्कुल सही। अब मैंने ये एक और काम किया है, और मेरा ख्याल है वो शायद मार्च अप्रैल में ही ऑन एयर हो जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छा ड्रामा है और बहुत अच्छी थीम है उसकी, और मेरा रोल ज़रा मुश्किल है बहुत ज़्यादा, अगेन इसलिए कि वो एक ऐसे बाप का रोल है जिसकी अपनी गलती की वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो उसको किस तरह से लेके चलता है, वो ज़रा मुश्किल रोल है।
बिल्कुल, और आप बहुत जल्द तलत साहब को अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, तो बिल्कुल अपनी स्क्रीन्स के साथ आप भी ग्लूड रहे हैं, हम भी ग्लूड रहेंगे और देखेंगे कि फिर आगे किस तरीके से ये ड्रामा अनफोल्ड होता है, किस तरीके से ये कैरेक्टर बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। वापस आते हैं उस हुमा मीर की जो उनकी किताब है उस बात पे, वो तो रह गई। बड़ा मज़ेदार किस्सा मैंने इंटरनेट पे आपके कुछ फैंस ने शेयर किया हुआ था, वो पढ़ा कि एक दिन ऐसा होता है, शूट हो रही है ड्रामे की और समंदर के क्रॉस हो रही है और तलत साहब जो है ना वो चल रहे हैं अपने जूते पहन के, ज़रा लहरों से बच बच के चल रहे हैं। और जब डॉक्टर के जब डायरेक्टर ने पूछा ना कि आप लहरों से क्यों बचे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जूते ख़राब हो जाएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जाने एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं से इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है, तो ज़रूर सुनिएगा। स्टे ट्यून विद अस, देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़े मज़ेदार किस्सा हम डिस्कस कर रहे थे। ये लंदन से आप वो जूते लेकर आए थे, तो सबसे पहले तो बीइंग अ गर्ल और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक है फैशन ब्रांड्स का, तो मैं तो सबसे पहले सोची थी जब मैंने किस्सा पढ़ा था, ये वाक़या पढ़ा था, कहा आपसे पूछूंगी वो ब्रांड कौन सा था जिसके आप इतने ज़्यादा उससे प्रोटेक्टिव थे, क्या स्टोरी थी? नहीं, बात दरअसल ये कि वो मुझे अब ब्रांड तो याद नहीं रहा, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। यस, लेकिन देखिए ना एक बात, आप मुझे एक जगह ले जा रहे हैं शूटिंग के लिए जी, और एक उसकी कंटिन्यूटी है, आला दर्जे के कपड़े पहने हुए हैं, ये है सब कुछ है, जूते भी अच्छे हैं, तो ये चीज़ तो आपको देखनी होती है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें आपने नहीं दी मुझे। हमारे यहाँ मसलन जो अनलेस के इट इज़ अ वेरी कॉस्ट्यूम थिंग, तो हम अपने कपड़े अपने जूते इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो वो ये तो कहीं से नहीं हो सकता ना कि मैं एक शौक़ से अपने एक चीज़ लेकर आया हूँ, तो आपने मुझे जो आप जो कह रहे हैं कि अपने जूते लाइए, अपने कपड़े लाइए, ये हमारे यहाँ बड़ा गलत है तरीका। दुनिया भर में कहीं ये नहीं है। एक्टर को आप बुक करते हैं और उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनवाते हैं जो हम उनके पास खुद होते हैं, है ना। ये हमारे यहाँ ये नहीं है। बिल्कुल। तो अब मैंने जाहिर है कि उसकी मुझे मेरे जूते थे, मैं शौक से लेकर आया था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि ये समंदर के किनारे घुमा देंगे मुझे। वो उनका दिमाग पता नहीं क्या घुमा, उन्होंने कहा जी इधर। तो अब मैं जाहिर है बच बच के चल रहा था कि यार वो पानी ना समंदर में आके ख़राब ना हो जाए। तो दैट इज आई वाज क्वाइट जस्टिफाइड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड आई लव्ड कि आपने मतलब जाकर डायरेक्टर को ऐसे बोला, बिकॉज अपनी चीज़ों की वर्थ हमें खुद करनी पड़ती है। नहीं करनी पड़ती है ना, बिकॉज देखिए ना बात ही कि इसीलिए दुनिया भर में मैंने मतलब देखिए ना आधी दुनिया तो मैंने देखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, और काम भी किया है, और यहाँ तक किया है कि नॉर्वेजियन फिल्म में काम किया जी, तो वहाँ से बेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी वहाँ से लिया, जो वहाँ का तकरीबन वही है, ये ऑस्कर कहलाता है वहाँ का, अमांडा अवार्ड। जी हाँ, अमांडा अवार्ड। तो बात दरअसल ये कि वहाँ पर भी आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि जी आप ज़रा ये पहन कर आ जाइएगा, आप ज़रा वो पहन कर आ जाइएगा। क्यों भाई? बिल्कुल, आप मेरे काम के पैसे मुझे दे रहे हैं या इनका किराया दे रहे हैं? हाँ, एब्सोल्युटली, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ इसी तरह चल रही है। तो ये मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए, आई एम सॉरी। देखिए, शो की हद तक ठीक है, बिल्कुल आपने बुलाया, मैं आगे, जाहिर है बिल्कुल आप शो की मेहमान नवाज हैं, आपके लिए भी ठीक है, आप अपने कपड़े मर्जी के पहन के आती हैं, समझ में आ गई। कैरेक्टर कैसे कर लेगा आदमी? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि आपके जो कपड़े होते हैं वो आपकी एक तो आइडेंटिटी भी होते हैं और दूसरा आपका स्टाइल, आपका चलने फिरने का तरीका वो करते हैं। तो ये तरीका मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब क्या किया जाए, यहाँ है ये तो बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल। अब उस पर वो आप मुझे कहेंगे नहीं आप समंदर में चले जाइए ये सूट पहन के, तो मैं तो कहूँगा माजरत आप ही यार, बिल्कुल समंदर सूट ला दीजिए, मैं चला जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक वही ड्रामा था, उसकी मैंने कुछ क्लिप्स देखी फिर यूट्यूब पे, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। मुझे पहले ज़माने के सीन्स ना ज़रा एस्टॉनिशिंग लगते हैं, इतनी ऊंचाई से आपको उन्होंने ऐसे का जंप कर ले, और उस वक्त आई डोंट थिंक स्टंटमैन का कोई कॉन्सेप्ट था। नहीं,
मुझे याद आ गया वो जो आपने बात की है, जंप करके रोल करके नीचे जाना था। और मैं सोची थी अल्लाह इतनी मतलब हिम्मत कैसे है? उसमें मुझे बहुत एहतियात से काम करना पड़ा था, और वो आधे रास्ते तो मैं आया था, तो वो ऐसी जगह पर आया था जहाँ वो रुक जाता है आदमी आकर। अच्छा, मतलब हाँ वो उन्होंने कहा था आपको पत्थर पे कहीं पे रुकना है। वो पत्थर पे रुक जाता है आकर। फिर उसके बाद नीचे वहाँ से वो जगह छोटी थी, वहाँ से जो गिरना था वो रेत पर गिरना था। रेत समंदर की जो होती, तो वो मैंने देख ली थी, तो मैं वहाँ गिरा आके बाकायदा। वो ज़रा मुश्किल काम था लेकिन कर लिया मैंने। नहीं लेकिन इतना मुझे तो, अगर कोई मुझे ऐसे कहे कि आपने यहाँ से जंप नहीं, उसमें वो पहले डर इतना लगे, मैं ये कैसे करूँ? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता डायरेक्टर का उनके उस वक्त के, बहुत आराम से कि क्या आप इतने डर रहे हैं, ये कर लें। मैंने कहा अच्छा भाई कोई करके दिखाइए। तो कैमरामैन जो हमारे थे वो सबसे ज़्यादा आगे हो रहे थे, अगर आपके कैमरामैनों को बुरा ना लगे तो। नहीं ये क्या कर रहे हैं आप, और ये क्या आपको तेरी। मैंने कहा भाई आप कूद के दिखा दीजिए मुझे, चलिए। कूद गए। उनको लगी तो नहीं? लग गई। अच्छा। बिठा दिया गया साइड पे, तो टांग टूट गई उनकी। ओह गॉड। भाई ऐसे नहीं होता है। आखिर आप समझ रहे हैं कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ या मुझे पता नहीं कि कहाँ से क्या करना है। वो बहुत ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो, तो मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा बर्दाश्त किया। मैंने कहा यार तू कूद के दिखा, चल मैं शायद टेक्निक तुझसे ही सीख लेता हूँ। तो कूद एक टांग पे पुड़ंग करके आए तो ओह गॉड। अच्छा जी, इसी नोट पे कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं मिसेस सज्जाद कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस सज्जाद, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ आज तलत हुसैन साहब को आपके प्रोग्राम में देख के। हम भी बहुत खुश हैं। हमारे लीजेंड हैं ये, और ये जो बात कर रहे हैं बहुत सच्ची और खरी, हमें बहुत पसंद आ रही है। और इनके ड्रामे हमें बहुत पसंद थे, बहुत हम इनको देखते थे, बहुत मुश्किल कैरेक्टर करते थे ये। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तलत साहब से? बस मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये अभी क्या इनके क्या ये हैं, आगे की क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, बस ये पूछना चाहूंगी फ्यूचर इनकी क्या प्लानिंग है। बिल्कुल। मैं अगर मेरी बात करवाते इरफान साहब से तो। बिल्कुल, इरफान साहब इज राइट हियर, इनसे बात करें। जी इरफान साहब, ओवर जी टू यू। मिसेस सज्जाद। वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, प्लीज मुझे इनके आगे का फ्यूचर थोड़ा बताइए। और कैसे आप मुझे बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर जी 3 अक्टूबर 1972। 1972। जी। और ये कॉलिंग, इनके जो नेम कॉलिंग है वो सज्जाद ही है? मोहम्मद सज्जाद कुरैशी। मोहम्मद सज्जाद कुरैशी। लेकिन इनको जो लोग जो कॉल करते हैं वो सज्जाद के नाम से ही बुलाते हैं ना? जी जी जी। ठीक है, आप इनको ऑन एयर जवाब देंगे युसरा या ऑफ? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, आप मुझसे कोई सवाल भी करना चाहें, मैं कॉल पे हूँ। ठीक है, कॉल पर ही हैं आप, इनको कैलकुलेट करके इनको आप जवाब अच्छा, ये सज्जाद साहब का एक तो सिलसिला है कि थोड़े जज्बाती आदमी है आपके हस्बैंड जो है। बहुत एग्रेसिव रहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी करते हैं। इनको क्या अपने थोड़ी स्पीड कम करें, ब्रेक किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोचें पहले, फिर उसके अंदर एंटर हो। आप मेरे साथ लाइन पे हैं मिसेस सज्जाद? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इनको ये मशवरे जिनसे लेते हैं ना, उनको क्या उनसे मशवरे लेना छोड़ें, अल्लाह से मशवरा करें। इनके पास सबसे जो बेस्ट चीज़ है इनकी दुआओं की कबूलियत है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये रात का एक पहर अपने के लिए तय कर लें, उसके अंदर सिर्फ 1 सेकंड दे दें। 1 सेकंड कोई मायने नहीं रखता, 1 सेकंड में दुआओं की कबूलियत है माशाल्लाह। तो अपनी लेकिन कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ उनकी बातों में ज़्यादा ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने दोस्तों की विशेज़ को, और अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बयान करा करें लोगों के आगे, इससे इनकी कामयाबी विड्रॉ हो जाती है। इज इट ट्रू? हाँ, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत सच्चाई से करी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको कहें कि ये हमेशा ना एक इनकी एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत वेलफेयर माइंडेड आदमी है, लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाकर। जी बिल्कुल। ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों का मुश्किल, यानी इनके पास रात में भी कोई आ जाएगा, ये उठ के चल देंगे उसके साथ उसकी मदद करने। इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाएं कि उन्हीं लोगों को कहें
कहने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बिल्कुल। तो दुआएं तो वैसे ही निकलती हैं, लेकिन उनको कहें कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि मेरे जो रुके हुए काम है वो हो जाएं। अच्छा, इनके लिए जो सबसे अच्छा टाइम है इस वक्त ये चल रहा है, ये जो करंट मंथ है, ये जुपिटर से रिलेटेड है और इनकी जो बर्थ है वो 3 से रिलेटेड है। दूसरे, इनको कहें कि थोड़ा एग्रेसिव होना छोड़ दें। लोगों कई दफ़ा जब ये बिल्कुल गुस्से में होते हैं तो उस वक्त ये देखते नहीं इनके आगे कोई कमज़ोर है, कैसा इंसान है, उसके अंदर इंसान की बहुत सारी चीज़ें जो बन रही होती हैं एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। इसको थोड़ा सा मॉनिटर करें। आई होप मिसेस सज्जाद आपने सारी चीज़ें जो वो नोट डाउन कर ली हों, और अगर ऐसा वाकई है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बड़े करीब हैं अल्लाह ताला से और उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, तो उनसे कहें कि हमारे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, इरफान साहब के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, तलत साहब के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद है कि उनके हालात, उनकी नेचर में इंशाल्लाह सही हो जाएंगे जो चीज़ें। और कोई बहुत ज़्यादा कोई एडवाइस लेना चाहें तो ही कैन कॉल मी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और मसाइल हो तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, एक और कॉल है और उस कॉल के बाद हम तलत साहब की जो ना ज़रा रीडिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में ज़रा रीडिंग कराएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है। लेट्स टेक अ कॉल, लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। अफशा, क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तलत साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनको सलाम कहना चाहूँगी। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल डायरेक्टली बात कीजिए। जी बेबी। जी कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल, शुक्र खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अरसे से मतलब मैं आपके ड्रामे देख रही हूँ। बहुत नवाजिश, आपकी दुआओं में याद रखिए अपनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बस आपकी आने वाले ड्रामों का भी देख रहे थे हम लोग, काफ़ी देर से मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने कहा मेरी कॉल मिल जाए। बस देखिए, बस अल्लाह ताला ने आपकी कॉल मिला दी और आपने बात भी कर ली, हमें बहुत खुशी है इस बात की। इरफान साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, इरफान साहब से मैं अपने हस्बैंड के बारे में ज़रा बात करना। भाई आजकल सब अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, मैं मुझे भी लगता है मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कुछ आपसे बाद में पूछना पड़ेगा। जी, हमारा लिंक ही हस्बैंड से, सारी जिंदगी हस्बैंड से जुड़ी होती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के नसीब अच्छे करे। थैंक यू। जी पूछिए। जी मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 7। पहले नाम मुझे बताइएगा। हस्बैंड का नाम? शाहिद अमीन। शारिक अमीन। मोहम्मद शाहिद अमीन। शाहिद अमीन, ठीक है। क्या है डेट ऑफ बर्थ इनकी? जी 7 जुलाई 1981। 7 जुलाई 1981। जी ओके, ठीक है। इनको ऑन एयर देंगे? बिल्कुल, इनको ऑनर जवाब देंगे और आप जो है ना टीवी पे हमें सुनिएगा। जी ठीक है। अच्छा, इनके जो हस्बैंड है रिलेटेड, इनको एक नॉर्मल इनको बता देते हैं। इनके हस्बैंड का अभी सो मच सो इनको हर्डल्स बहुत आती हैं इनके हस्बैंड के साथ। इनको जॉब के अंदर, अगर वो हैं जॉब के अंदर तो उनको हर्डल, अच्छा बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं हमेशा कि मैं बस इस बिजनेस में एंटर हो जाऊँ, इस बिजनेस में, लेकिन फेलियर होता है। अच्छा, ठीक है, तो कोशिश करें कि बगैर किसी से पूछे हुए, किसी से मशवरा करके फिर बिजनेस में एंटर हों, और जो भी बिजनेस करें वो रिलेटेड टू इनके होना चाहिए, या तो वो सम सॉर्ट ऑफ, जैसे एक्सपोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल राइस एक्सपोर्ट है, तो वाइट चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करें, बहुत कामयाब रहेंगे। गारमेंट्स का करें, उसमें कामयाब रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अच्छा, उस इमोशनल उसके अंदर इनको ट्रबल क्रिएट होती गैस्ट्रिक, ये बहुत ज़्यादा शिकार है एंजाइटी का, एंड गैस्ट्रिक ट्रबल है इनको। एंजाइटी और ये तो लिंक्ड होता है, हमेशा लिंक्ड होता है। तो इनको गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, तो उससे हमेशा रखने के लिए ये इनके लिए मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, मैं क्योंकि अमूमन सदकात को ज़्यादा अहमियत देता हूँ ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मंडे के दिन हमेशा, जब तक ये जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करें, किसी भी चीज़ की इब्तदा अगर ये करें तो इसके एक डोनेशन के साथ करें, और किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करेंगे मंडे वाले दिन। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई होंगी खुद ब खुद निकलनी शुरू हो जाएंगी, और बाकी डिटेल तो नहीं चली, हम जितना कर जाएंगे उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। और अगर आपको दीगर और कोई सवाल हों तो इरफान साहब का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उनको कॉल ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, तलत साहब के बारे में बताएं कि कैसी इनकी पर्सनैलिटी है, क्या इनको गुस्सा आता है? मुझे नहीं लगता वैसे इनको गुस्सा कभी आता होगा, मुझे लगता है वो शायद आता हो तो थोड़े से टाइम के लिए आके काम डाउन हो जाता होगा। पहले तो सर की इजाज़त के साथ के सर आपके लिए कुछ बोल सकता हूँ मैं?
मैंने आपको रोका? नहीं सर, आपसे इजाजत लेना जरूरी है क्योंकि नहीं, आप प्लीज। हमारे वालिदैन ने सिखाया पहले इजाजत तलब किया। प्लीज गो अहेड। तो सर की जो बर्थ अभी हमने ऑफलाइन पूछी थी तो अच्छा सर की, वैसे सर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो बड़ा मिस्ट्री है, मैंने बहुत ढूंढा। अब आप देखिए मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने बहुत ढूंढा, वो ही नहीं मिली मुझे। क्यों, ऐसा क्यों है? मैंने तो बता दी। बताइए सर ने कि 18 सितंबर 1940, ये मैं अब ऑन स्क्रीन ऑन एयर बता रहा हूँ। तो सर की जो पर्सनालिटी है ना वो ये है कि एक तो इनका नाम, ये बड़े ज़बरदस्त नाम है, तलत हुसैन। इनको तलत बहुत, शायद ही बहुत कम लोग इनको तलत कॉल करते होंगे, ज़्यादातर इनको लोग तलत हुसैन के नाम से ही कॉल करते हैं। ज़्यादातर जब भी कोई कॉल करेगा जी तलत हुसैन बात कर रहे हैं, कोई होंगे जो बहुत करीबी होंगे वो तलत भाई कहते होंगे, वो कहते हैं जी, ठीक है। लेकिन जो तलत हुसैन जो कहना है ना इनका, ये इनकी पर्सनैलिटी को शो करता है। ही इज़ नंबर 1 पर्सनैलिटी। इनके जो नाम का अदद है वो 1 है। अच्छा, 1 जो है वो प्रेजेंट करता है कि ये बहुत ही स्ट्रेट आदमी है। सर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा, आप मुझे टोक सकते हैं सर। ये बहुत स्ट्रेट आदमी है, बिल्कुल सच बात सुनना पसंद करते हैं, सच बात कहना पसंद करते हैं। झूठ सुन के उससे हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। नेवर एवर वो इनकी जिंदगी में दोबारा वो शख्स दाखिल होगा। दूसरी चीज ये है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज इनको अल्लाह ने बाय बर्थ दी, बिल्कुल, क्योंकि 9 नंबर बेसिकली 18 इज 9 नंबर एंड 9 इज वेरी हाइटेड नंबर। 9 सबसे टॉप नंबर होता है, इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है। 10 अगेन 1 हो जाता है, ठीक है। तो जो 9 नंबर पर्सनैलिटी है इनको, ये कहीं पर भी किसी चीज से घबराते नहीं है। हमेशा बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना, उसके अंदर एंटर हो जाना और बगैर सोचे समझे एंटर होना, यानी कि उसके अंदर क्या होगा ये सिर्फ दुआ करके उसमें चले जाते हैं। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ये बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं लेते, ये समझते हैं कि बस ये मुझे एक चीज़ है जो मेरी मोटिवेशन है, मुझे अपनी मोटिवेशन को और बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना। तो वहाँ तक जाके उस चीज़ को फुलफिल करते हैं ये। और उसके दरमियान में लोगों को सपोर्ट बहुत करते हैं। इनके साथ जो इनके जूनियर्स होते हैं, इनके साथ जो इनके जो, हाँ, तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट को एज ए नर्सरी लेके चलते हैं। हाँ। कि उसमें लोगों को साथ लेके भी चल रहे हैं, उनको ग्रोथ भी कर रहे हैं, और लेकिन उसकी जो कंप्लीशन होती है ये बहुत परफेक्ट चाहते हैं। ये अपने शेड्यूल के अंदर बहुत परफेक्ट आदमी है। आप इनके साथ कभी ये नहीं देखेंगे कि ये इनकी टाइम स्लॉट बड़ी कंफर्म टाइम स्लॉट होती है। अगर ये कहेंगे 8 बजे तो इट मीन्स वो 8 बजे में 5 मिनट हो सकता है, 8:05 नहीं हो सकता हो। हाँ, बल्कि मैंने इनकी पंक्चुअलिटी का तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर 8 बजे की इन्विटेशन हो तो 7:30 पहुँच जाते हैं। और ऐसा है, और ऐसे ही लोग इनको पसंद भी हैं, अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस करते हैं पूरा, सबसे बड़ी चीज़। दूसरे ये है कि अपनी कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, डिप्रेशन से अपने आप को फौरन निकालते हैं, अपलिफ्ट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें सोच के, कुछ अच्छे ऐसी चीज़ें सोच के कि जिसकी वजह से इनको लगता है कि नहीं यार ऐसे भी तो है, ऐसे भी तो है, इससे निकल जाओ, तो उससे अपलिफ्ट हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं ये बाय। दूसरी चीज़ है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते ये मैं इनकी बड़ी के पीछे क्या हुआ था, नहीं, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, नेवर लुक बैक, डोंट गो इन फ्यूचर। अच्छी चीज़ों पे ज़रूर जाता है इंसान, लेकिन बुरी चीज़ें गुजर गई, नेवर लुक बैक। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ये तो है, कम बात करते हैं लेकिन बड़ी नपी तुली बात करते हैं। हम बहुत, आप तेजी से बात करते हैं, जिस तरह मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन सर बड़ी नपी तुली बात करते हैं, बहुत आइडियल। और उसके लफ्जों का चुनाव, कहते हैं ना कि लफ्ज कहते हैं कि हमें आप इस्तेमाल करें, तो वो इनकी जात के ऊपर फिट है कि लफ्ज कहते हैं कि हमें आप इस्तेमाल करें। ओह जबरदस्त। तो वो चीज़ इनके ऊपर बिल्कुल आती है कि जी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो हर चीज़ बहुत बैलेंस्ड है इनकी। और सबसे बड़ी बात जो इनकी है, इकोनॉमिकली इनकी जो ड्रिवन है, फाइनेंशियली इनके जो एक्सपेंसेस और उन अर्निंग्स, उनकी यूटिलाइजेशन वो बड़ी कमाल की है। मैं आपको बताऊं कि सर बड़ा आइडियली चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। कभी ये नहीं करेंगे कि अच्छा यहाँ ज़्यादा खर्च हो गया, इधर कम हो गया, या इधर से ज़्यादा पैसे आ गए तो इधर लगा दो। एक चीज़ को बड़ा बैलेंस करके, और ये सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नहीं, पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये फैमिली की हद तक। मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो भी इरफान साहब ने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इस वजह से आपके अंदर सारी चीज़ें, बिकॉज योर मदर वाज वेरी डिसिप्लिन्ड और वर्क लाइफ और घर को बैलेंस करके चलती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों में देखी हैं। My mother was disciplinarian
My father was also a disciplinarian, but very soft. वेरी सॉफ्ट, और वो सॉफ्टनेस भी आपके अंदर है। सॉफ्टनेस से आ जाते, वो बताते थे कि बेटा ये इसमें ये खराबी है, ये काम मत करो। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, और वो भी अम्मा कहने पे मारा था, मुझे हंसी बड़ी आई थी उस दिन। और ज़िंदगी इसी हुआ पे ये चलती कि है। वो अम्मा पता नहीं किस मूड में थी, तो पिटाई कर दिया करती थी 2 सेकंड 2 मिनट में। हाँ। तो उस पता नहीं किस दिन किस मूड में थी कि मुझसे कहने लगी, अच्छा मैंने कुछ किया ऐसा, अब्बा को आने दे, आज तेरी अब्बा से शिकायत करूंगी। तो मैंने कहा, मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो पिटने से बच गया। अब्बा है, अब्बा से उन्होंने कह दिया कि आप कभी इसको कुछ नहीं कहते हैं, और ये और फलाना और ढिमकाना। तो मेरे वालिद ने कहा कि इधर आओ, मैं गया, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, रख के मैं गिर गया दायरे। अब लड़ाई उनसे शुरू कर दी कि आप ये किसने कहा, आपने मारा क्यों उसको? तो वो एक अजीब सूरत हाल थी। तो वो लेकिन है कि वो डिसिप्लिनेरियन वो भी थे, बट ही वाज सॉफ्ट। और सर की बड़ी एक जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा है कि बहुत सेंसिटिव इंसान है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाते हैं, और अमूमन जब ये हर्ट होते हैं ये बोलते नहीं हैं, ये अपना एक रास्ता चेंज कर लेते हैं उससे, लेकिन हर्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं इग्नोर कर देते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कैरी ऑन करते हैं, बट सर कहते हैं कि नहीं यार, ये मैंने इस चीज़ से हर्ट हुआ हूँ मैं। एम्पैथेटिक है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये इनका नेचुरली एक थोड़ी सी साइड है, अब इसको डार्क साइड कहें, अच्छा कहें, बट है ये अपनी जगह स्टैंड इंसान है। और सर, अच्छी बात है ये, मुझे तो लगता है दीज डेज जो आजकल के हालात है, मुझे लगता है कि बॉयज़ में, मेन में जो ये सारी चीज़ें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उनको किसी और का भी रिस्पॉन्सिबल होना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अगर एम्पैथी नहीं होना, जिन लोगों में एम्पैथी नहीं होती, फिर वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ जो है ना ज़रा कभी कभार ज़्यादती कर जाते हैं। एम्पैथी जनरेट करना बच्चों में, स्पेशली लड़कों में बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसी के साथ हमें शो का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। सर, वी वुड वांट कि आप जितने भी आपके देखने वाले हैं, जो आपको जितनी हमें कॉल्स आई वो आपको मिस करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आएँ, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दें, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल कीप आवर आईज पील्ड कि आपके जैसे ही कोई प्रोजेक्ट जो आने वाला है, जिसके बारे में आपने डिस्कशन किया है, तो वो ज़रूर हम लोग देखेंगे और फिर उसको पसंद करेंगे, लेकिन एक मैसेज ज़रूर चाहिए। देखिए, ये आपने सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे बता दिया। अच्छा, व्हाई इज दैट? मतलब ही कि मैं अब उन लोगों को क्या कहूँ, बेचारों को। बस सिवाय यही कह सकता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की, इतनी हिम्मत अफजाई की, और मेरी दरख्वास्त आपसे सिर्फ ये है कि कोशिश कीजिए कि एक अच्छे इंसान बन जाएं, बस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस छोटी सी बात में इतनी बड़ी चीज़ कही है कि कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बन जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी का गोल ही ये होना चाहिए कि देखें, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, एम्पैथेटिक बने, दूसरों के दर्द को समझें, और उसके बाद सिर्फ अपने यही ना देखें कि आपने अपने ऊपर ख़र्च करना है या अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है और ख़ुद भी सक्सेसफुल होना है। मेरे हिसाब से एक कामयाब इंसान वो होता है जो अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करे, अपने आप को ग्रूम करे, पॉलिश करे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से ग्रूम करे, कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिले, कुछ ना कुछ किसी तरीके से उनकी पर्सनल ग्रोथ हुई, उनकी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ, वो ज़रूरी बहुत है कि आप अपने सराउंडिंग को भी किसी तरह से गिव बैक करें। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप इस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा है, लेकिन आई हैव लर्न सो मच अबाउट यू, अबाउट लाइफ इन जनरल, और जो स्ट्रगल्स जिनसे आप गुजरे हैं, जिन चीज़ों से आप गुजरे हैं, एंड यू आर ट्रूली इंस्पिरेशनल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने का। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड ऑफ यू बीइंग हियर। दुआ में याद रखिए मुझे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप लोग भी हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। उसी के साथ इरफान कामिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने का। तमाम जो व्यूअर्स हैं मेरे, का शुक्रिया, जो व्यूअर्स हैं इस प्रोग्राम के, मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही दरख्वास्त है कि हम सबको, हमारी पूरी टीम को, एंड ऑफ कोर्स तलत हुसैन साहब को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच शाकरा कि आपने इतनी अमेजिंग किस्म की हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं। आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें आपकी तरफ आने का, इसलिए माजरत, लेकिन डिस्कशन ही ऐसी चल रही थी। बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे ज़्यादा मज़ा आया। बिल्कुल, आपको मज़ा आया। उसी के साथ हमारे शो का टाइम हो गया ख़त्म। कल एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन इट्स अ रैप फ्रॉम अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।